जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और एक बार सारे दोस्त एक मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे कि आप सब एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। तरुण, निर्देश, स्वम, आकाश, रमन, उमेश, पृथ्वी, गौरव, एडिटोरियन, आजमगढ़, जतिन, संदीप, पवन, बीच में से इतने ही नाम पढ़े गए हैं। काफ़ी तेज कमेंट है आप लोगों के। अंशिता, त्रिदेव सिंह, अंकुल, सुधीर, पलक, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर। उम्मीद करूंगा पहले दोनों प्रैक्टिस सेट आपके फिंगर टिप्स होंगे, आप चीज़ों के लिए एफर्ट लगा रहे होंगे दोस्त। हम लोग साथ मिलके आप लोग जितना भी ज़्यादा मेहनत करोगे इस एक सेट में, वो आपको सिलेक्शन की तरफ उतना ही लेके जाएगा। तो शुरू करने वाले हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन को। उससे पहले आप मुझे कल के प्रैक्टिस सेट के 5 प्रश्नों के जवाब देंगे और 5/5 स्कोर में आपका देखना चाहूँगा। बताएंगे जी, पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? ठीक है, यानी कौन से घराने से वो जुड़े हुए हैं। एक पूछा है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल्दापारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में कब भाग लिया, यानी किस वर्ष में भाग लिया था? और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? क्या बोलोगे भैया जी? इनका संबंध है बनारस घराने से। किस घराने से है? बनारस घराने से ये जुड़े हुए हैं। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। क्या बोलोगे? नागालैंड में मनाया जाता है। जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्त? बताएंगे तो आप कहेंगे जी वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है आपका। और भारत ने पहली बार दोस्त विंटर ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट किया? तो आप बोलेंगे भैया जी पार्टिसिपेट किया था 1964 में, 1964 में। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? क्या बोलोगे? वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बैरी। जब इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, तब अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे तब? तब अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, तो मित्र शुरू करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट को। एक बार स्कोर सारे दोस्त बता दें। बर्बाद बालक का स्कोर है 5/5। भाई तुम बर्बाद कहाँ हो? इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो फिर बर्बाद कैसे? सनातनी 4 स्कोर है, पुष्पेंद्र 5 स्कोर है, नकुल पोसवाल जी 4, रोहित पटवा 4, पीयूष कुंतल 5 पर हैं आपका, पूजा चौधरी 4 पर, हेमंत कुमावत 4, ब्रजेश यादव 4। बहुत शाबाश। तो दोस्त बढ़ते हैं आगे। आपका बहुत अच्छे से आज के प्रैक्टिस सेशन को आप नोट डाउन करेंगे और अपनी राइटिंग में दोस्त सुंदर से नोट्स बनाते रहा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे चलाते रहो। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? कहने की बात है कुमकुम मोहंती का जो संबंध है वो कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, यानी किस शास्त्रीय नृत्य से ये जुड़ी हुई हैं? तो क्या बोलेंगे भैया? छऊ से जुड़ी हुई हैं क्या? मणिपुरी से, भरतनाट्यम से, या फिर ओडिसी से? क्या बोलोगे भैया? ओडिसी से ये जुड़ी हुई हैं और इनको पद्मश्री मिला था सन 2005 में। क्या बोलोगे? सन 2005 में इनको पद्मश्री मिला था। कुछ कलाकार आप मुझे बताएंगे जो दोस्त ओडिसी से जुड़े हुए हैं। तो ओडिसी से जुड़े हुए जैसे कुमकुम मोहंती हैं, ऐसे ही अरुणा मोहंती हैं, इनका नाम ना भूलना। क्या बोलोगे? अरुणा मोहंती हैं, अरुणा मोहंती हैं आपका। और मैं बताऊं संयुक्ता पाणिग्रही, क्या नाम है दोस्त? संयुक्ता पाणिग्रही भी किससे जुड़ी हुई हैं? तो आप कहेंगे भैया बहुत पूछी जाती हैं ये। तीसरा आपका दोस्त गंगाधर प्रधान। गंगाधर उड़ता था या नहीं? बोलो उड़ी गंगाधर या नहीं? आप कहोगे भैया बिल्कुल शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है, बिल्कुल उड़ते थे। देवों का आशीष था उनको, इसीलिए उड़ते थे। देवाशीष पटनायक, क्या बोलोगे? देवाशीष पटनायक किससे जुड़े हुए हैं? तो ये भी ओडिसी से जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए ओडिसी के प्रथम कलाकार कौन हैं? क्या बोलोगे? ओडिसी के प्रथम कलाकार जिनको पद्म विभूषण मिला। ओडिसी के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है जिनको भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता दोस्त कौन है? तो क्या बोलोगे भैया जी? सन 2000 में आपका केलू चरण महापात्रा, कभी नहीं भूलेंगे। क्या बोलोगे?
केलू चरण महापात्रा, हम लोग कभी भी ये नाम नहीं भूलेंगे। क्या नाम है? केलू चरण महापात्रा। दोस्त आप भी मत भूलना, ठीक है। केलू चरण महापात्रा, मैं किस दिन आपको बताऊंगा इन्होंने भारत में दोस्त कौन सा डांस स्कूल खोला था। एक बार मैं पुराने छात्रों का उत्तर देखना चाहूंगा। छऊ से दोस्त कभी भी भूले, कभी भी पूछे पद्मश्री किसको मिला? मकर ध्वज दरोगा को मिला है। किसको? मकर ध्वज दरोगा को मिला है। और आपसे अगर पूछे मणिपुरी से, तो मणिपुरी से आप नाम लिखोगे अमूबी सिंह को। किसको? अमूबी सिंह को मिला है आपका पद्मश्री। और ये नाम बहुत पूछे जाते हैं। जैसे भरतनाट्यम से अलारमेल वल्ली को, क्या बोलोगे? अलारमेल वल्ली को। ये तो बहुत चर्चित हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। अलारमेल वल्ली 1991 का पद्मश्री है इनका। क्या बोलोगे? अलारमेल वल्ली। आपसे पूछे मणिपुरी से, क्या बोलोगे? गुरु अमूबी सिंह हैं। और आपका गुरु नाम के ये मणिपुरी में ही है और एग्जाम में इनका नाम गुरु ही आता है। जानते हो, गुरु अमली सिंह हो गए मणिपुर से, गुरु विपिन सिंह हो गए आपका। तो क्या बोलोगे? मकरध्वज दरोगा आपका छऊ से हैं। किससे? छऊ से। ये वो लोग हैं तीनों जिनको पद्मश्री मिला है। और भारत सरकार जिसको पद्मश्री या कला क्षेत्र के आपका कला और क्षेत्र में आपका पद्म भूषण या पद्म विभूषण दे दे, एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने दोस्तों ने लिखा था कि केलूचरण महापात्रा का सर्जन स्कूल है, बहुत गजब लिखा है, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक हैं? कौन सी पुस्तक? डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स के लेखक हैं, बताएंगे जी। कौन साहब हैं? अरुण शोरी हैं क्या? क्या अरुण शोरी हैं आपका? रामचंद्र गुहा है, नलिनी सिंह है, या गुरुचरण दास हैं? तो क्या बोलोगे? ये दोस्त रामचंद्र गुहा है। और भारतीय इतिहास के बहुत अच्छे लेखक हैं जिन्होंने लिखा है गांधी बिफोर इंडिया। क्या बोलोगे? गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। और साथ में आपका इंडिया आफ्टर गांधी। क्या बोलोगे? इंडिया आफ्टर गांधी इन्हीं की पुस्तक है, इंडिया आफ्टर गांधी। और दोस्त आपका रेबेल्स अगेंस्ट द राजस्थान। क्या बोलोगे? सॉरी, क्या बोलोगे? आपका रेबेल्स अगेंस्ट द राजस्थान। क्या बोलेंगे? रेबेल्स अगेंस्ट द राजस्थान। क्या बोलोगे? रेबेल्स अगेंस्ट द राज याद कर लीजिए, ठीक है। और साथ में किन लोगों ने आधुनिक भारत को बनाया? मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी इन्हीं की है। क्या बोलोगे? मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। क्या बोलोगे? मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया किनकी है? वो भी इन्हीं की बुक है। अरुण शौरी की दोस्त अगर हम बात करें आपसे, तो क्या बोलोगे? अरुण शौरी की बुक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछी जाती है, टू सेंट्स। क्या बोलोगे? टू सेंट्स इनकी पुस्तक है, ठीक है। गुरुचरण दास जी की एक पुस्तक है अच्छाई की ओर। क्या बोलोगे? अच्छाई की ओर इनकी पुस्तक है, अच्छाई की ओर, ठीक है। अच्छाई की ओर बहुत पूछी जाती है। और नलिनी सिंह की पुस्तक तो है एंजल्स ब्लड, लेकिन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। सोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सोर टेम्पल भारत के किस राज्य में? बोलेंगे भी फटाफट से। पूनम गुप्ता जी एकदम ठीक उत्तर देते हुए बच्चे, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत गजब। बोलेंगे एक बार फटाफट से सारे दोस्त उत्तर देंगे। मिस्टर समीर आपका उत्तर भी दोस्त एकदम से ठीक है। सोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या बोलेंगे जी? तमिलनाडु में। और सोर मंदिर को दोस्त सबसे बड़ी बात क्या है, इसी सोर टेम्पल को हम बोलते हैं महाबलीपुरम के मंदिर। तो जरा बताइए, महाबलीपुरम के मंदिर यूनेस्को में है या नहीं है? यस और नो। महाबलीपुरम मंदिर जो दोस्त तमिलनाडु के हैं, क्या इनको यूनेस्को में स्थान दिया गया है? तो आप कहेंगे जी भैया, ये यूनेस्को में 1984 में लिस्टेड हुए थे। कब? 1984 में। और उड़ीसा का कौन सा मंदिर है जो यूनेस्को में 1984 में उड़ीसा का भी एक मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ? क्या आप बता सकते हैं कौन सा है? तो उड़ीसा का क्या बोलोगे भैया? सूर्य मंदिर, यानी कि जो कोणार्क में स्थित है। कहां पर? सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है। कहां पर? सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है। आप मुझे तमिलनाडु के दोस्त एक दो मंदिर के नाम और बताइए। कल भी मैंने आपको शायद बताए थे, एक याद रख लेना, नटराज टेम्पल,
नटराज मंदिर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। और दूसरा मैं आपसे पूछूं, मोनोलिथिक मंदिर, क्या मोनोलिथिक मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना, क्या एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है। मोनोलिथिक मंदिर दोस्त, जिसको हम महाभारत मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसमें कितने रथ हैं बताएं एक बार, पुराने छात्र सारे बताएंगे इसमें कितने रथ हैं, मोनोलिथिक टेम्पल में कितने रथ हैं। तो आप कहोगे भैया इसमें महाभारत मंदिर, इसमें 5 रथ हैं। एक है धर्मराज युधिष्ठिर के नाम पर, किसके? धर्मराज युधिष्ठिर के नाम पर। एक भीम के नाम पर, एक अर्जुन के नाम पर है, एक इकट्ठा नकुल सहदेव के नाम पर है, नकुल सहदेव के नाम पर है। ठीक है, ये इकट्ठा एक ही टेम्पल है नकुल सहदेव के नाम पर। तो 4 तो ये हुए। क्या आप मुझे बता सकते हैं 5वां मंदिर महाभारत के किस पात्र को लेकर के है? महाभारत के कौन से कैरेक्टर को लेकर के यहाँ पर 5वां मंदिर है? तो आपका आंसर आना चाहिए भैया जी, द्रौपदी मंदिर है। कौन सा? द्रौपदी मंदिर है। ठीक है, द्रौपदी मंदिर है, कभी गलती ना करें, द्रौपदी टेम्पल होगा। ओके, गरिमा जी ने सबसे पहले उत्तर दिया था इस प्रश्न का, बहुत खूब, बहुत शानदार। अच्छा दोस्त, बताएंगे एक बार, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र में कौन सा टेम्पल है आपका? भीमा शंकर। ठीक है, भीमा शंकर टेम्पल, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, भीमा शंकर टेम्पल है। और केरल में है पद्मनाभ स्वामी। कौन सा? पद्मनाभ स्वामी। एक बार एक प्रश्न पूछा एसएससी ने, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु किस अवस्था में है? भगवान विष्णु किस अवस्था में? बैठे हुए में है, खड़ी हुई अवस्था में है, या लेटी हुई अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बोलोगे? भगवान विष्णु की कौन सी लेटी हुई मूर्ति इसमें है? कौन सी लेटी हुई मूर्ति है? कभी गलती मित्र ना करें। कौन सी मूर्ति है आपकी? लेटी हुई। क्या कहेंगे? लेटी हुई, लेटी हुई आपका मूर्ति है इसमें। मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आपका? मलयालम बोलेंगे भी फटाफट से। बिल्कुल अलग अलग है मिस्टर नीरज पासवान, ये भी कोई पूछने की बात हुई? मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? केरल में, आप लोग सर्चिंग किया करो, आप पढ़े लिखे बच्चे हो सारे, ऐसा थोड़ी है तुम में से कोई जो 10वीं पास ना हो, सारे पढ़े लिखे हो, पूछना क्या उसमें। बोलो जी, मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहते हैं? तो क्या बोलोगे? उगादी कहते हैं, नुआखाई। नुआखाई तो एक फसल उत्सव है, कहाँ का? ओडिशा का। तो मलयालम से मतलब कौन से राज्य की बात कर रहा है? मलयालम लैंग्वेज जो है ये किस स्टेट में बोली जाती है? तो आप कहेंगे मलयालम भैया केरला में बोली जाती है, केरल में। तो आपका क्या उगादी है? उगादी आप कहेंगे, उगादी तो भैया कर्नाटक में होता है और आपका आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विशु कहाँ का है? तो विशु बता सकते हैं कि पोंगल, पोंगल कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है जी, कहाँ का? तमिलनाडु का है। और विशु कहाँ का है? ये मलयालम का है। और मलयालम यानी कि केरल का नववर्ष है। किसका? केरल का नववर्ष है। और एसएससी का कोई भी एग्जाम आप देख लो, एमटीएस देखो या पिछला एसएससी जीडी देखो या सीएचएसएल देखो, सब में न्यू ईयर से, स्टेट से प्रश्न आता है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न यहाँ पर दोस्तों पूछने जा रहा हूँ, आप बताना मुझे, जो गुड़ी पड़वा है ये किस राज्य का न्यू ईयर है? गुड़ी पड़वा फेस्टिवल किस राज्य का है? ठीक है, सारे दोस्त बताएंगे। नवरेह किस राज्य का है? एमटीएस 2023 का ही प्रश्न है, नवरेह किस राज्य का है? बोहाग बिहू बताएंगे, बोहाग, बोहाग बिहू किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? चौथा आप मुझे बताएंगे, चेरा ओबा किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? चेरा ओबा। आप पांचवा मुझको बताएंगे, बैसाखी किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, छठा न्यू ईयर आप मुझे बताओ, पोइला बैसाख कहाँ पर? क्या बोलोगे? पोइला बैसाख कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? पोइला बैसाख। बेष्टू बरस आप मुझे बताइए, बेष्टू बरस कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? पाठवा आप मुझे खिचड़ी पर्व बताइए, कहाँ का न्यू ईयर है खिचड़ी पर्व? और नवा आप मुझे बताइए, पाना संक्रांति कहाँ का न्यू ईयर है? क्या बोलोगे? पाना संक्रांति कहाँ का न्यू ईयर है? पाना संक्रांति।
और मैं आप सबके उत्तर देखना चाहूंगा कि ये 9 के 9 प्रश्नों के जवाब कितने छात्र देने का हिसाब किताब रखते हैं। गुड़ी पड़वा कहाँ का है दोस्त? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नवरेह कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का है। बोहाग बीहू की अगर बात करें तो असमिया न्यू ईयर है, यानी असम का है। और चेरा ओबा कहाँ का है? ये मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का। बैसाखी शायद सब जानते होंगे, पंजाब का है। कहाँ का? पंजाब का। पोइला बैसाख अगर मैं आपसे पूछूं, ये पश्चिम बंगाल का होगा। बेष्टू बरस गुजरात का है। और खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश का न्यू ईयर है। ठीक है। पाना संक्रांति दोस्त उड़ीसा का है। कहाँ का? ओडिशा का। तो ये सब कौन थे? ये नव वर्ष थे, न्यू ईयर थे। हर स्टेट का न्यू ईयर है, हर स्टेट का न्यू ईयर है। उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण है जो बार बार एसएससी पूछती है। बहुत बढ़िया शिशु अनिल कुमार। और दोस्त ईमानदारी से बताना 9 के 9 के उत्तर कितने लोग जानते थे, जो 9 के 9 प्रश्नों को जानते थे। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? एक अवार्ड है विधान चंद्र, ठीक है। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विधान चंद्र, वो उनके नाम के आगे से पेपर में जरूरी नहीं एक डॉक्टर लगाए। 6, कुछ बच्चों ने लिखा 5 जानते थे, बहुत शाबाश। कुछ आकाश सिंह कह रहे हैं वो 7 जानते थे। 9 वाले दोस्त अगर जितने स्कोर तुमने बढ़ा के बताया होगा सही बता देना, नहीं एग्जाम में देख लेना, एग्जाम में नुकसान हो जाएगा फिर उतने ही जितना बढ़ा रहे हो तो बढ़ाना नहीं है, ठीक है। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? कानून, वास्तुकला, खेल या फिर दवा? या फिर दवा। तो क्या बोलेंगे भैया? किसके? मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। किसके? मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। विधान चंद्र राय बहुत बड़े व्यक्ति हैं दोस्त, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, क्योंकि इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। कितने दोस्त बताएंगे? विधान चंद्र राय को भारत रत्न कब मिला? 1961 में मिला। और वेस्ट बंगाल के ये फर्स्ट सीएम थे। क्या बोलोगे? फर्स्ट सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के पहले, ठीक है। इन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे मनाते हैं, चिकित्सक दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। आप बताइए किस तिथि को चिकित्सक दिवस हम मनाते हैं? किस डेट को? तो आप क्या बोलोगे? 1 जुलाई को। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे मनाते हैं। आप लोग गलती नहीं करेंगे। क्या बोलोगे? 1 जुलाई को। कुछ दोस्त मैं आपसे अभी पूछने जा रहा हूँ, क्या जैसे अगर मैं पूछूं विधान चंद्र राय पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और पहली बार कब दिए गए? यूपी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था आपका, जिन बच्चों ने दिया हो आपका मेंस को, तो स्थापना इसकी हुई 1962। क्षेत्र पूछा गया था, वहां पर भी स्थापना हो गई। और पहली बार जब दिए गए 1973 में। क्या बोलोगे? पहली बार 1973 में। क्या? 1973 में प्रदान किया गया, यानी पहली बार दिया गया। किसको दिया गया जी? संदीप मुखर्जी को दिया गया। किसको? डॉक्टर संदीप मुखर्जी को दिया गया था। किनको दिया गया? विधान चंद्र राय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? संदीप मुखर्जी हैं। कौन है जी? संदीप मुखर्जी हैं। मैं आपसे कुछ दोस्त फील्ड पूछने जा रहा हूं, आप मुझे बताना कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या बोलोगे? जो कलिंग अवार्ड है, या मैं आपसे पूछूं दोस्त कलिंग अवार्ड के साथ में आपका, सॉरी, कलिंग अवार्ड आप मुझे बताएं, फिर से लिख देता हूं मैं। कलिंग अवार्ड आपसे पूछें, कलिंग अवार्ड, या आपसे पूछ ले शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। क्या बोलोगे? शांति स्वरूप भटनागर। क्या बोलोगे? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्या उत्तर आप लोगों का आएगा? जैसे मैं आपसे पूछ लूं, इसमें दूसरा कलिंग पुरस्कार हो गया आपका। एक धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो सिर्फ नाम लिखेंगे, अवार्ड बार बार नहीं लिखेंगे। धन्वंतरी अवार्ड। बोरलॉग अवार्ड आप मुझे बता दो, बोरलॉग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक आप मुझे बता दो गोल्डन पांडा अवार्ड। क्या बोलोगे? गोल्डन पांडा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? एक आप मुझको बताओ अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? फील्ड बहुत पूछा जाता है। एक आप मुझे बताओ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। क्या बोलोगे? दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? एक आप मुझे बताओ दोस्त मूर्ति देवी पुरस्कार। क्या बोलोगे? मूर्ति देवी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है?
मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है। एक आप मुझे बताओ, आर डी बिड़ला अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? आर डी बिड़ला अवार्ड ये किस फील्ड में दिया जाता है? और नवा आप मुझे बताओ, जेसीबी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? जेसीबी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, बोलेंगे जी। सारे दोस्तों का उत्तर देखना चाहूंगा। तो धन्वंतरी भी एक डॉक्टर रहे हैं दोस्त, आपका गजब सा उत्तर दे दो। कलिंग और शांति स्वरूप ये विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में दिए जाते हैं। धन्वंतरी भी किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेडिसिन के फील्ड में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग अवार्ड दोस्त कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है। गोल्डन पांडा अवार्ड ये किसमें? पर्यावरण के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के फील्ड में दिया जाता है। अर्जुन और द्रोणाचार्य ये खेल क्षेत्र के पुरस्कार हैं। दादा साहेब फाल्के ये सिनेमा में दिया जाता है। आपका मूर्ति देवी पुरस्कार ये साहित्य का पुरस्कार है। आर डी बिड़ला आपका फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? फिजिक्स के क्षेत्र में। और जेसीबी अवार्ड ये लिटरेचर यानी कि आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सारे पता होना चाहिए। क्या बोलोगे? कलिंग पूछे आपसे, कलिंग पूछे या आपसे पूछ ले शांति स्वरूप भटनागर, तो आप कहेंगे किसमें? विज्ञान के क्षेत्र। धन्वंतरी पूछे चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलॉग कृषि के। गोल्डन पार्डा अवार्ड पूछे पर्यावरण के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार पूछ ले, चाहे द्रोणाचार्य, या फिर अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये सब खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगर मैं यहाँ से कुछ अवार्ड आपसे पूछ लूँ जिनके वर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं, मुझे बताइए अर्जुन और द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में। और कितने दोस्त बताएंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुए थे? द्रोणाचार्य पुरस्कार तो क्या बोलोगे? 1985 में शुरू हुए थे। ऐसे ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू हुए, 1991-92 में, ठीक है। आगे आएंगे। शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, जो कि पंडित रविशंकर की बेटी हैं, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? अब ये नाम आ गया अनुष्का शंकर और ये भी पता चल गया किसकी बेटी है, फिर तो प्रश्न का उत्तर देना भाई आसान हो जाता है। बड़े गजब तरीके से आप उत्तर फिर बता सकते हैं। क्या आंसर आएगा भैया? सितार उत्तर हो जाएगा। सरोद से बता दीजिए कुछ नाम मुझको। सरोद से क्या बोलोगे? वही नाम, एक नाम लिया था मैंने, बताया था ये बेटे हैं अमान अली खान और अयान अली खान। किसके बेटे हैं बताना जरा? अमान अली और अयान अली किसके बेटे हैं? क्या बोलोगे? अयान अली किसके बेटे हैं? ठीक है। एक तो ये बात याद रख लेना, एक दोस्त जितने भी महाराज है वो तबला में है, लेकिन विकास महाराज तबला में नहीं है। विकास महाराज आएंगे सरोद में। क्या बोलोगे? विकास महाराज कहाँ आएंगे? सरोद में। गलती नहीं करनी है, ठीक है। शरण रानी पूछ ले आपसे, शरण रानी पूछ ले तो क्या बोलेंगे भैया? सरोद में लिख देंगे। किसमें? सरोद में लिखेंगे, गलती नहीं करनी है। साइलेंट बॉय शिवम ने सबसे पहले उत्तर दिया था अमजद अली खान। बीन का कोई याद नहीं करना। संत लोग क्या करते हैं? संत लोग करते हैं जी शिव जी के भजन। शिव कुमार शर्मा, ठीक है। और आपका भजन से कौन है? नाम पूरा बताओ आप लोग। भजन सोपोरी। क्या बोलोगे? भजन सोपोरी हैं। साथ में रुस्तम सोपोरी, तो सोपोरी जितने भी होंगे, रुस्तम सोपोरी हो गए आपके, अभय सोपोरी हो गए। कौन? अभय सोपोरी हो गए, अभय सोपोरी आपका, ये बात याद रख लेना। और शिव कुमार शर्मा के साथ में राहुल शर्मा सर रीजनिंग वाले। क्या बोलोगे? राहुल शर्मा सर रीजनिंग वाले भी क्या बजाते हैं? वो भी संत आदमी है, संतूर बजाते हैं। क्या करते हैं जी? संतूर बजाते हैं। ऐसे सच में मत समझ लेना, कभी बोलो गुरुजी संतूर बजा के दिखाओ। क्या बोलोगे जी? संतूर। कौन? राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, रुस्तम सोपोरी और अभय सोपोरी, ठीक है। अभय सोपोरी। या ऐसे सोच लो, संत लोग सुपारी नहीं खाते। सुपारी खाते ना जो दांतों को गंदा कर देती है बहुत सारे लोग, सुपारी। तो क्या बोलोगे? संत लोग जी शिव जी के भजन करते और सुपारी नहीं खाते। बड़ी आसान सी बात है यार, हैं। नेक्स्ट आगे आ जाओ।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है, कौन सा नृत्य रूप है जो झारखंड राज्य से संबंध नहीं रखता है, यानी उसका संबंध झारखंड से नहीं है, झारखंड से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। धीमसा, तो धीमसा पहले वाले को ही पकड़ लो, धीमसा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है जी। क्या बोलोगे, धीमसा तो भैया आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और जामदा कहाँ का, झारखंड का। कर्मा पाइका क्या बोलोगे, ये झारखंड के हैं। देखो झारखंड के बड़े आसान है याद करने, झारखंड को हम रूट वर्ड बना लेते हैं झरना, झारखंड से क्या याद रखना, झरना। तो भाभी जी बोली मैं गोवा के झरने में जाऊंगी, फगुआ क्या बोली है, गोवा के झरने में जाऊंगी और झूम झूम के नहाऊंगी, क्या कह रही है, झूम झूम के नहाऊंगी। सरहुल, सर भी हिलाऊंगी मैं पानी में, ऐसे कह रही हैं, सर भी हिलाऊंगी मैं पानी में। किससे कह रही हैं भैया, अपने सोहर से कह रही हैं, जो घर वाला वही तो लेके जाएगा भाई, ठीक है। क्या बोलोगे, डोम कच, डोम कच भी है एक, ये भी याद रख लेना। ये झारखंड के, क्या कह रही थी अपने सोअर से, मैं झरने में नहाऊंगी, गोवा जाके झूम झूम के सर भी हिलाऊंगी झरने में जब पानी गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे समझो, उसने बोला उसके सोहर ने, तेने पैक वैक तो नहीं लगा रखा, कोई जाम लगा रखा हो कभी, जाम, ठीक है, पैक जाइब का। बोले तेरे कर्म है गोवा के झरने में जाने के, तुझे लेके जाऊं मैं गोवा के झरने में, अभी यहीं रुक जा घर में ही, पढ़ाई का टाइम है, जीडी का पेपर आ रहा है और वो कर रही है बात गोवा झरने में जाने की, बताओ इतनी सर्दी में, गलत बात है। आंध्र प्रदेश का धीमसा होगा दोस्त आपका, एक भामा कल्पम होता है, क्या बोलोगे, भामा कल्पम होता है। एक आपका कल्पम से ही दोस्त आपका गोल कल्पम होता है, क्या बोलोगे, गोल कल्पम होता है। अभी दो याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का एक तो धीमसा, एक भामा कल्पम, एक गोल कल्पम होता है। गलती नहीं करनी है, ठीक है, गलती नहीं करनी है जी। आगे आएंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, कितने प्रकार की रिट जारी होती हैं, बताएंगे जी, क्या बोलेंगे जी, कितने प्रकार की रिट। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, तो सब जानते हैं 5 रिट। तो एक तो क्वेश्चन बनता है दोस्त, 5 रिटों में से नाम दे देता, अलग नाम भी दे देगा, एक कह देगा कौन सी रिट नहीं है। तो पहले तो पांचों के नाम बता दो। एक कौन सी होती है, हैबियस कॉर्पस होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। इसमें कितने घंटे में बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, क्या बोलोगे, जिसको बंदी बनाया है उसको 24 घंटे में जज के सामने पेश करना पड़ेगा। आप कहोगे भैया बहुत दूर से लेके आ रहे हो, तब भी आने जाने का समय काउंट नहीं होता है, आने जाने का समय। परम आदेश, अदालत आदेश देती है, हम आदेश देते हैं, मैंडेमस बोलते हैं इसको, मैंडेमस। कहते हैं भाई कोई आदमी काम नहीं कर रहा, आपके जिले में कोई अधिकारी है काम नहीं कर रहा, लाल फीता शाही कर रहा, रेड टेपिज्म का शिकार है, क्या तो मैं तो अधिकारी हूँ, मैं नहीं सुनूंगा किसी की। तो आप चले जाएंगे कोर्ट, तो कोर्ट उसको आदेश देगा, भैया ऐसे कैसा नहीं करेगा काम को, घर की सरकार थोड़ी है, जनता के नौकर हो, प्रतिषेध हो गया, ठीक है, प्रतिषेध हो गया। एक होता आपका उत्प्रेषण, क्या बोलोगे, उत्प्रेषण। और पांचवा होता अधिकार परीक्षा, क्या बोलोगे, पांचवा होता है अधिकार परीक्षा, पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आएगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ कौन सी रिट दायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ, क्या बोलोगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ कौन सी, क्या बोलोगे, कौन सी क्या बोलोगे, कौन सी रिट जारी कर सकता है, कौन सी रिट जारी कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन 5 में से ही एक आपको बताना है, तो आप क्या बोलेंगे भैया, प्रतिषेध को, किसको, प्रतिषेध को जारी कर सकता है। क्या आंसर हो जाएगा, प्रतिषेध। अच्छा जी, अगर आपने रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की है तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा या नहीं, बोलो यस और नो, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा रिट की, हाँ या ना, क्या बोलोगे भैया, जब आर्टिकल 32 में अधिकार दिया गया है तो यस, वो बाध्य है, इनकार नहीं कर सकता, क्या बोलोगे, बाध्य है, बाध्य है, ठीक है, बंधा हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, इस बात के लिए हाई कोर्ट बाध्य है या नहीं। एसएससी सीजीएल मेंस में ये चारों स्टेटमेंट आए इस बार।
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ प्रतिषेध जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलोगे रिट की सुनवाई को जारी कर सकता है या जारी नहीं कर सकता है, या हाई कोर्ट रिट के खिलाफ सुनवाई करे या ना करे। उसमें से पूछा कितने कथन सत्य हैं। ऐसे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो आप कहोगे नो, बाध्य नहीं है। क्या बोलोगे? बाध्य नहीं है, मर्जी है उसकी, मतलब बाध्य नहीं है तो क्या बोलोगे? नहीं, बाध्य नहीं है, गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे, एक्स और वाई, मैथ का सवाल ना समझ लेना, एक्स और वाई एक रेस्तरा, रेस्तरा बोले तो रेस्टोरेंट, ठीक है, फ्रांसीसी है आपका, फ्रांसीसी वर्ड है। एक रेस्तरा में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। काम एक जैसा दोनों का, लेकिन वेतन कैसा है? असमान। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? यानी दो आदमी एक जैसा काम करते, एक जैसा, ठीक है, तो उनको वेतन एक जैसा मिलना चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है भैया? बताएंगे जरा। ये अनुच्छेद आर्टिकल 41 बताएगा, 39 बताएगा, 40 बताएगा, या फिर 38 बताता है। सारे दोस्तों का उत्तर आया आर्टिकल 39। इसका मतलब क्या हुआ कि अजीत सर और पारुल मैम तुमको जबरदस्त पढ़ाए हैं पॉलिटी, भैया गलती करते नहीं हो। 39 का कौन सा सब सेक्शन है ये बताइए? 39 का कौन सा पार्ट है? आप कहोगे 39 का भैया डी है। क्या है? 39 का डी है। आर्टिकल 39 का ए भी याद रखिए। क्या बोलोगे? राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को आजीविका के, राज्य का ये कर्तव्य है कि आजीविका के पर्याप्त साधन, क्या बोलोगे? आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, ठीक है। कितने दोस्त ऐसे हैं जो मुझको आर्टिकल 39 ए डी और आपका ई भी बता सकते हैं? 39 ई में कितनी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जो भी लेबर है, जो भी श्रमिक है, श्रमिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात की गई है। क्या बोलोगे? श्रमिक के, लेबर के हेल्थ की बात की गई है, श्रमिक के स्वास्थ्य की, श्रमिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा की बात की गई है, सुरक्षा की बात, ठीक है। आर्टिकल 40 में बताइए दोस्त क्या है? आर्टिकल 40 में क्या बताया गया है? आपका ग्राम पंचायत को बताया गया है। किसको? ग्राम पंचायत को बताया गया है। आर्टिकल 48 की यदि बात करते हैं, इसमें लोक कल्याण की बात की गई है। किसकी? लोक कल्याण की बात की गई है कि लोक कल्याण के लिए राज्य एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है, लोक कल्याण की बात की गई है। 41 में क्या बात की गई है? जो लोग बेरोजगार हैं, क्या बोलोगे? बेरोजगार हैं, वृद्ध हैं यानी बूढ़े हो चुके हैं, विकलांग हैं, कौन है? विकलांग हैं, पैरालाइजिस हैं, ठीक है, पैरालाइजिस हैं, उनके लिए क्या बोलोगे? उनके जो शिक्षा या सार्वजनिक मदद आदि जैसी चीजें हैं, शिक्षा या सार्वजनिक मदद जैसी चीजें हैं, वो सब कौन मुहैया कराएगा? राज्य कराएगा। इसको हम बोलते राज्य के क्या? राज्य के क्या बोलते? नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। अब आप मुझको बता दो भैया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, जो ये किस राज्य से हमने लिए हैं, यह संविधान के किस भाग में है? तो क्या बोलेंगे? भाग में। किस देश से हमने लिया है इनको, या जिस देश से लिया उस देश के संविधान के किस अनुच्छेद से हमने लिया है, ठीक है, भाग से। और आर्टिकल कितने से कितने तक हैं? तो क्या बोलोगे? भाग 4 हैं। देश हमने इसको आयरलैंड से लिया है। क्या बोलोगे? आयरलैंड से हमने इसको क्या लिया है? आयरलैंड से हमने इसको उधार लिया है। और आयरलैंड के अनुच्छेद के किस आर्टिकल से? बताओ फटाफट से। अनुच्छेद से, कौन से? आयरलैंड से उधार लिया, आयरलैंड के संविधान के आर्टिकल 45 से। अपने सारे छात्र उत्तर बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, आर्टिकल 36 से 51 तक इसमें बताए गए हैं। किसमें? आर्टिकल 36 से 51 तक। 12 से 35 क्या था? भाग 3 था। क्या बोलोगे? मौलिक अधिकार कितने में थे? भाग 3, जिसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, मौलिक अधिकार, वहां कितने थे आर्टिकल? बोलोगे भैया 12 से लेकर के 35 तक थे। 36 से 51 अब चलेगा हमारा क्या? डीपीएसपी, और इससे बनने वाले क्वेश्चन सारे आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड,
कितने दोस्त जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? आप अक्सर नाम सुनते होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। 1 मिनट में समझाता हूँ। आप देश के किसी भी कोने में जाके किसी व्यक्ति का यदि मर्डर कर देंगे, ऐसा करना देना, मतलब एक बात समझिए, आप किसी का मर्डर कर देंगे तो समान कानून है, सबको धारा 302 के तहत, आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा सुनाई जाएगी। चाहे आप वह हत्या गोवा में करें, चाहे वह कोई आदमी क्रिमिनल माइंड आपका मध्य प्रदेश में करे, या फिर जम्मू कश्मीर में करे, अब तो सब जगह ये समान है। लेकिन दोस्त बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पर समान कानून नहीं है। जैसे विवाह के मामले में हिंदू जो व्यक्ति है वह कितनी शादी कर सकता है? एक शादी कर सकता है, ठीक है, एक महिला के साथ में शादी कर सकता है। अगर दूसरी महिला के साथ में शादी करनी है तो पहली वाली से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहली वाली भाभी जी कह देंगी कि दूसरी शादी कर लो तो कर सकते हो, पहली वाली कह दे तीसरी कर लो तो कर सकते हो। लेकिन पहली वाली ने अगर कह दिया कि दूसरी शादी नहीं कर सकते तो नहीं कर पाओगे। लेकिन आप लोग जानते इस्लाम में ऐसा नहीं है। वहां पर जो इस्लामिक लॉ है उसके अनुसार एक व्यक्ति कितनी 4 शादी कर सकता है। क्या बोलोगे? 4 शादी कर सकता है। ऐसी हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है आपका कि महिला यदि चाहे तो पुरुष को छोड़ सकते हो, तलाक डाल सकती है, और पुरुष यदि चाहे तो वह भी तलाक, यानी दोनों तरफ से प्रोसीजर। लेकिन इस्लाम जगत में ऐसा नहीं है। तलाक देने का अधिकार किसको है? वो पुरुष को है। तो ये क्या है? ये कानून सब जगह समान नहीं है, और कानून सब जगह समान नहीं है इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किसमें की गई है? वह बात की गई है कि सारे कानून जितने भी एक देश में है वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो क्या बोलेंगे? वे आर्टिकल 44 में है, ठीक है। महिला 40 बता चुका, ग्राम पंचायत। 42 में बताइए ये क्या है? काम, न्याय संगत और जो प्रसूति होती है आपकी उनकी सहायता की बात करती है। काम, न्याय संगत और प्रसूति। प्रसूति समझते हो? जब हम अपनी माता के गर्भ में थे, ठीक है, माता के गर्भ में थे तो हमारी माता कौन सी थी? प्रसूति, प्रसूति अवस्था में थी। उनकी सहायता के लिए क्या है आपका? वो राज्य का कर्तव्य है। 44 हो गया। 48 में बताइए, 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन को बताया गया है। किसको? आपका एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को बताया गया है। कृषि को और पशुपालन को बताया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा जी, मुझे बताइए आप सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य, क्या बोलेंगे? लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है हमारे देश का? तो क्या बोलोगे? ऐसा सिविल कोड भैया गोवा में लागू है। लेकिन अभी हाल ही में पूछे संवैधानिक तौर पर, क्या बोलोगे? संवैधानिक तौर पर ऐसे प्रश्न पूछे, संवैधानिक तौर पर क्या बोलोगे? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला राज्य कौन सा बना है? ये सारे दोस्त उत्तर करेंगे। अपनाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर आएगा उत्तराखंड। यूनाइटेड किंगडम ना लिख लेना, उत्तराखंड बना है। कौन बना है? संवैधानिक तौर पर जिसने अपनाया है। और सबसे पहले अगर पूछे लागू करने वाला कौन है तो गोवा कहेंगे। क्या कहेंगे? गोवा, तब हम कह देंगे, ठीक है। यूके हो जाएगा, आगे आएंगे। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? एक अरबी भाषा का ग्रंथ है। अरबी भारत में आए आक्रमण करने या नहीं? आप कहेंगे जी हाँ भैया बिल्कुल आए थे। देखो भारत में विदेशी बहुत सारे आए आक्रमण करने। सबसे पहले आए दोस्त कौन? ईरानी, हकामनी साम्राज्य के। यूनान से कौन आया था भारत में आक्रमण करने? जरा बताएं, बोलो जी फटाफट से। यूनानी आए आपका। तो यूनानियों में कौन आया? सिकंदर आया। फिर आए आपका आईजी साहब पीके। क्या बोलते हैं? आईजी साहब। आईजी बोले तो इंडो ग्रीक हैं। ये कौन है? इंडो ग्रीक है, इनको बोलते हैं आईजी, इंडो ग्रीक। आईजी साहब फिर पीके आए। क्या बोलोगे? फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर आपके पल्लव ना लिख लेना, कई बार विकल्प में पल्लव दिख देता है। कुषाण आए। कुषाणों के बाद भारत में अरबी आक्रमण हुआ, और अरबी आक्रमण भारत में हुआ किस वर्ष में? 711 एडी में। फिर आए हमारे दोस्त देश में कौन? तुर्क आए 1086 में आपका। यहाँ पर समझें 711 में जब आक्रमण हुआ भारत पर पहला अरबी, वो सफल हुआ या असफल हुआ? तो क्या बोलेंगे? 711 में भैया आक्रमण हुआ, 711 एडी में, यानी सन 711 में एक व्यक्ति आया सबसे पहले, अबेदुल्ला। उसको किसने मारा था? क्या बोलोगे? फिर आया आपका बुदैल। इसको किसने मारा था? भारत में सिंध में कौन राजा था जिसने इन दोनों को हराया?
कौन वो व्यक्ति है? तो सन 712 एडी में सफल हुआ था कौन? आपका दोस्त बोलेंगे सफल होने वाला व्यक्ति कौन है? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम था जी, मोहम्मद बिन कासिम ये सफल हुआ 712 में। तो सारे दोस्तों ने लिखा दाहिर है राजा का नाम। तो क्या बोलोगे? इस समय भारत में जो सिंध क्षेत्र है, जो आज पाकिस्तान है, तो सिंध क्षेत्र का राजा कौन था? सिंध क्षेत्र का राजा था दोस्त आपका दाहिर। क्या बोलोगे? दाहिर शासक था, ये याद रखना है। तो जब ये मोहम्मद बिन कासिम भारत आया, इसके बाद में आए आपके तुर्क आक्रमणकारी, और तुर्कों में आया एक मोहम्मद गजनवी। कौन? मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी के साथ ही आया था अलबरूनी। क्या बोलोगे? अलबरूनी आया था, और अलबरूनी ने ही पुस्तक लिखी है किताबुल फतीम। क्या बोलोगे? किताब उल फतीम पूछे आपसे तो किसने लिखी है? क्या बोलोगे? सॉरी, किताब उल फतीम पूछे आपसे किसने लिखी है? तो आप कहेंगे ये भी अलबरूनी ने ही लिखी है। किसने? अलबरूनी ने ही लिखी है। ठीक है, जियाउद्दीन कुछ नहीं। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताओ, इब्न बतूता की बुक का नाम बताओ। तो इब्न बतूता की बुक का नाम है दोस्त आपका रेहला। क्या बोलोगे? रेहला नाम है पुस्तक का। अलबरूनी पूछे किसके साथ आया? गजनवी के साथ आए 4 लेखकों में से एक है अलबरूनी। ठीक है, इब्न बतूता किसके समय पर आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया, सन 1333 में। क्या बोलोगे? एमबीटी कौन है जी? एमबीटी बता सकते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली सल्तनत पर एक शासक रहा 1325 से 1351 तक, उसके शासनकाल में सन 1333 में आया था कौन? इब्न बतूता। बहुत पूछा जाता है। क्या बोलोगे? इब्न बतूता। नेक्स्ट है जी। कम से कम मैं आपको पिछले 10 सेट में सारा वार्म अप करा दूंगा बेसिक का, और 10 सेट के बाद में एडवांस लेवल की आप तरफ चल रहे होंगे। ठीक है, ये बात याद रख लेना। 10 तक मजबूती से टिके रहिए, और उसके बाद में फिर एडवांस प्रैक्टिस, उस तक आप जान जाएंगे कॉमन चीज़ें क्या हैं। 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? पिछला कोई भी प्रश्न पूछ लूँ वो गलत नहीं होना चाहिए बस। क्या बोलोगे जी? 1867 में बम्बई में किसकी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? याद रख लेना, बम्बई में हुई थी। किसने की थी ये बता सकते हैं क्या आप? तो कौन कौन व्यक्तियों के नाम आएंगे? कौन कौन व्यक्ति थे बताएंगे फटाफट से। तो एक तो थे दोस्त आपका आत्माराम पांडुरंग। कौन? आत्माराम पांडुरंग थे। और आत्माराम पांडुरंग के साथ में कौन थे आपका? क्या बोलोगे? आरजी भंडारकर थे। आरजी भंडारकर थे। और एक व्यक्ति इनके सहयोगी बने थे केसी सेन। केसी सेन बोले तो केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताएं? बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के हर एग्जाम के लिए। 1828 राजा राम मोहन राय। क्या बोलोगे? राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897। किसने? आपका 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किन्होंने? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। क्या बोलोगे? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये वो संगठन है दोस्त जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे और कुछ पूछ लूँ, मुझे बताइए आप, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की और किस वर्ष की? सत्यशोधक समाज। इस बार भी आप एग्जाम देने जाओगे 100% पूछा जाएगा। सत्यशोधक समाज 1873। ज्योतिबा फूले, ये भी महाराष्ट्र का ही एक संगठन था। ज्योतिबा फूले, एक दिन इनके हेडक्वार्टर बताऊंगा सबके। ज्योतिबा फूले। मुझे बताओ देव समाज की स्थापना कब हुई? देव समाज की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या बोलेंगे भाई साहब? शिव नारायण अग्निहोत्री। कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्त हौसला एग्जाम तक कम हो जाएगा? यस और नो। तीसरा अभिनव भारत समाज। क्या बोलोगे? अभिनव भारत समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना हुई 1904 में वीडी सावरकर ने की। क्या बोलोगे?
वीडी सावरकर ने की। जब आप दोस्त मुझे सोमवार को मिलेंगे 3 बजे, तो क्या तीनों प्रैक्टिस सेट तुम्हारे याद होंगे? यस और नो, क्या बोलोगे? क्या तीनों प्रैक्टिस सेट तुम्हारे याद होंगे? आप कहेंगे भैया आप एक भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लेना, सब कुछ फिंगर टिप्स रहेगा। ऐसा दोस्त मैं भरोसा तुम्हारे ऊपर करता हूँ। कोई मानता हो या ना मानता हो कि तुम सिलेक्शन ले लोगे या तुम सफल हो जाओगे, मेरे मित्र मैं जानता हूं कि आप सफल हो जाएंगे, मेरा वो भरोसा है। तो आप समझ लेना, इस दुनिया में तुम्हारे ऊपर जो ये भरोसा करता है उसका भरोसा तुम टूटने नहीं दोगे। हम भरोसा बनाए रखेंगे दोस्त। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? कि उसमें तैरते हुए बहुत बहुत सारे हिस्से हैं, तो क्या कहेंगे भैया? लोकटक झील को कहते हैं। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो आप कहेंगे भैया जी मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है, ठीक है, मणिपुर की। क्योंकि ये तैरती हुई झील है, यानी कि बीच बीच में द्वीप, बीच बीच में पानी है, ऐसे है। और इसी पर है भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है बताएंगे? भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क या बोलूं राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्या बोलोगे? केबुल लामजाओ। क्या बोलेंगे? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपसे पूछे कहाँ पर है, तो आप कहेंगे भैया मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर है? मणिपुर में। देखो एक ने केबुल लामजाओ को लिख दिया कुबलामू, कुछ भी लिख दोगे भाई, कुछ भी। क्या बोलोगे? केबुल लामजाओ। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में स्थित है। पुलिकट झील की अगर बात करें, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। क्या बोलोगे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। कोलूरू झील कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। जैसे मैंने दोस्त आपको बताया, भारत का एकमात्र नेशनल पार्क नहीं, सॉरी यहाँ पर एक बात हमने छोड़ दी, एकमात्र फ्लोटिंग है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आप मुझे बताओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस बताओ जी। भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, क्या बोलोगे? तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस ये डल झील में है। और डल झील कहाँ पर है दोस्त? आपका श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पर? श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। ये दुनिया का भी पहला तैरता पोस्ट ऑफिस है। सन 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? सन 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? क्या मौद्रिक नीति साधन है? आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे बताइए रिजर्व बैंक एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट हमारे देश में कब आया था? तो आप कहेंगे भैया आरबीआई एक्ट आया 1934 में, सब लोग जानते हैं। और मैं बोलूं आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप कहेंगे 1935 में हुई थी। किस में? 1935 में हुई थी। तो जब आरबीआई का एक्ट आया 1934, उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि भैया ये हमने एक नाम पढ़ा मौद्रिक नीति, मॉनिटरी पॉलिसी इसको हम कहते हैं। तो मॉनिटरी पॉलिसी क्यों आरबीआई बनाता है, ये कितने दोस्त बताएंगे? तो याद रख लेना, एमपीसी बोलते हैं इसको, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। मौद्रिक नीति जो समिति होती है ये मॉनिटरी पॉलिसी बनाती क्यों है? तो मॉनिटरी पॉलिसी जो होती है हमारी, ये भैया कीमतें स्थिर रहें। क्या बोलोगे? मूल्य स्थिरता के लिए, यानी कीमतों को स्थिरता के लिए। क्या बोलोगे? मूल्य स्थिरता के लिए यही उद्देश्य होता है मॉनिटरी पॉलिसी का। क्या है? यही उद्देश्य है। और क्या बोलोगे? आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का इसकी धारा 45 ZB के अनुसार, क्या बोलोगे? 45 ZB के अनुसार मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाता है। किसका? एमपीसी। एमपीसी बोले तो क्या बोलोगे? मॉनिटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति समिति। क्या बोलोगे? मौद्रिक नीति समिति। क्या बोलोगे? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाता है। किस धारा के अनुसार? सारे दोस्त बोले 45 ZB के अनुसार। किसके अनुसार? 45 ZB के अनुसार एमपीसी का किया जाता है गठन। मुझे बताइए एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं?
एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं? सारे दोस्त बोलेंगे। अब वो बताएंगे एमपीसी का जो गठन पहली बार किया गया, एमपीसी का जो गठन पहली बार किया गया वो किया गया 27 जून 2016 को। 27 जून 2016 को किया गया दोस्त। इसमें कितने? 6 मेंबर होते हैं। क्या बोलोगे? 6 मेंबर होते हैं, जिनमें से 3 तो होते हैं आपका आरबीआई की तरफ से, ठीक है। एक इसमें आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। दूसरे आपके इसमें एक डिप्टी गवर्नर होता है जो प्रभारी होता है, और एक केंद्रीय बैंक द्वारा नामित व्यक्ति होता है यानी अधिकारी होता है। और 3 होते हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी केंद्र सरकार से। किससे? केंद्र सरकार से। तो इस तरह से ये 6 आदमी होते हैं। और कभी भी पूछे एमपीसी का मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्या बोलोगे? अध्यक्ष कौन होता है? तो आप कहेंगे आरबीआई का गवर्नर होता है। और मुझे बताइए आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये कौन से नंबर के गवर्नर है? तो आप कहेंगे भैया आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं। और 25वें गवर्नर कौन है बताएंगे जरा। बहुत बढ़िया, रूबी शर्मा जी ने सारा लिख दिया है कि वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं। बहुत शाबाश बच्चे, वेरी गुड। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें, आगे आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया? भारतीय क्या बोलेंगे? भारत की अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन किस बात के लिए आया था? क्या बोलोगे? फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जिसमें सबसे प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ा था? आपका गेहूं और चावल पर पड़ा था, ठीक है। अन्य फसलों पर भी पड़ा, जौ आदि पर भी। तो गेहूं चावल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका हुआ शुरुआती दौर में। तो ये किसके लिए? अन्न उत्पादकता को बढ़ाने के लिए थी। तो कितने चरणों में हमने किया दोस्त? सब बता रहे हैं 3। 2 चरणों में हमने इसको एग्जीक्यूट किया। 1967-68 से लेकर के 1980-81 तक एक फेज चला, और फिर 1980-81 से लेकर के सन 2000 से लेकर के 2001 तक एक चरण चला, ठीक है। एक चरण चला जिसमें हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को पाया है। मुझे बताइए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं? क्या बोलेंगे? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि फादर ऑफ हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक किन को कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। बताइए नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी थे? तो आप कहेंगे भैया यूएसए के निवासी थे। और नॉर्मन बोरलॉग ने ही आपका क्या बोलोगे इस काम के लिए 1970 में नोबेल पाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि नॉर्मन बोरलॉग को आपका किस वर्ष में नोबेल मिला था, और नोबेल क्यों मिला इनको? क्या बोलोगे? HYV के लिए मिला। HYV क्या होता है जी? अभी आपका यूपी पैट का एग्जाम हुआ, आपने दिया हो तो पैट में एक प्रश्न पूछा गया था HYV किसके लिए है? तो क्या बोलोगे? हाई याइल्डिंग, क्या बोलोगे? हाई याइल्डिंग वैरायटीज। क्या बोलोगे? हाई याइल्डिंग वैरायटीज यानी कि उच्च उपज देने वाली जो किस्में हैं, उच्च उपज देने वाली जो किस्में हैं, HYV बीज इन्होंने विकसित किए। अब मैं पूछूं भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? बताएंगे जी फटाफट से। क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछ लेता हूं दोस्त, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो क्या बोलोगे? भारत में हरित क्रांति के जनक जिनका हाल ही में निधन हो गया था, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आप कहेंगे भैया MS स्वामीनाथन है। बताइए MS स्वामीनाथन का संबंध किस राज्य से है? MS स्वामीनाथन, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आप कहेंगे इनका संबंध भारत में तमिलनाडु से है। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु से। भारत में हरित क्रांति लागू करने का सपना किस प्रधानमंत्री का था? हरित क्रांति लागू करने का जो सपना है वो हमारे देश के किस PM का था? तो आप बोलेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी का था। किनका? क्या बोलेंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी का ये ड्रीम था। कभी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट है, कभी गलती ना करें दोस्त। नेक्स्ट है जी, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस जिसको हम गोबर गैस के नाम से जानते हैं, बोलेंगे भी फटाफट से, गोबर गैस के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? आपका 14 का उत्तर नहीं बताया मैंने। बैंक दर होगा दोस्त, बैंक रेट होगा। 14 का होगा बैंक रेट। दिखाएं भाई गुरुजी मुझे भूल तो नहीं गई हो, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम रोज मेरे सपनों में आते हो, डेली। कौन सी? इवन जब मैं सुबह का अलार्म भी नहीं लगाता उठने का, सुबह मेरे सपने में आके तुम ही उठाते हो मुझको।
पॉसिबल, मैं दोस्त तुमको जानता हूँ, ये तो हुआ मजाक, और मैं बता सकता हूँ, आप वेरीफाई करेंगे। आप हमारे यूपीएसआई के जो 2020 वाला बैच चल रहा था, 21 में जो चलता रहा, आप उसके स्टूडेंट हैं। क्या मैं सही हूँ? पॉसिबल। कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? हाइड्रोजन, मेथेन, सीएनजी और एलपीजी। इतना तो मैं बच्चों कमेंट देख के जान सकता हूँ कौन बच्चा कब से पढ़ रहा है। हाँ, बहुत सारे नए हैं, इतने सारे मुश्किल हैं, लेकिन जान जाऊंगा धीरे धीरे तुमको भी। ठीक है, मैं बाद में भी देखता हूँ तुमको। कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो बायोगैस में क्या होती है? मेथेन होती है, CH4 होती है। क्या होती है? CH4 होती है। क्या होती है? CH4 होती है। और कितनी होती है CH4? अगर मैं आपसे पूछूं भैया मेथेन होती कितनी है, तो 55 से लेकर के 75% तक होती है। 55 से लेकर के 75% तक। निम्नलिखित में से कौन सा है जो विषाणु यानी कि वायरल जनित रोग है, जो वायरस से होता है? वायरस से होता है, वायरस से होता है। ठीक है, बताएंगे एक बार। बहुत शानदार। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी तुम कुछ भी फेंक देते हो, हैं? कि मैं जानता हूँ 2021 के स्टूडेंट, लेकिन ये हकीकत है, ये बात मान लेना तुम मेरी। ओके, कभी मजाक समझो। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है, बताएंगे जी एक बार। चिकन पॉक्स, काली खांसी, मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस? तो क्या बोलोगे? जो माता होती है चिकन पॉक्स, क्या बोलोगे? चिकन पॉक्स, खाली खांसी और ट्यूबरकुलोसिस, ये दोनों रोग कैसे हैं? ये तो दोस्त आपका बैक्टीरिया के रोग हैं। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु के रोग हैं। किसके? जीवाणु के रोग हैं। और मलेरिया मैंने कल बताया आपको, तो क्या बोलोगे? मलेरिया भैया किससे होता है? बताइए जरा। तो आप कहोगे प्रोटोजोआ से होता है भैया, प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। ओके, चिकन पॉक्स। मुझे बताइए विषाणु के कुछ रोग आप बताएं जो वायरस से होने वाले रोग है। भैया अभी फैला कोरोना, नाम भी बहुत बुरा था इसका, तो क्या बोलोगे? लोग अपनी चप्पल तक इसने साफ करने को मजबूर कर दिया है। लेकिन हम लोगों की आदत नहीं है, अब हम फिर से ऐसे ही हो गए हैं, जबकि हमको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। हम फिर से ऐसे हो गए। एक टाइम पे ऐसा था कि हमको चप्पलें तक अपनी सैनिटाइज करनी पड़ी। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपनी हेल्थ का हमेशा से। ठीक है, अब फिर से सब ऐसे ही हो गए, फिर से कुछ आ जाएगा। एड्स हो गया, एड्स। इन्फ्लुएंजा हो गया, क्या बोलोगे? इन्फ्लुएंजा रोग किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है। चेचक बोल दे, चेचक। खसरा बोल दे, मीजल्स बोलते हैं इसको, खसरा बोल दे आपसे। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होते हैं? विषाणु की वजह से। जुकाम बोल दे, खांसी बोल दे, ये सब किसके हैं? ये आपका विषाणु के रोग हैं। किसके? विषाणु के। हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली प्रिया सेन बनी है, सुधा मूर्ति, वहीदा रहमान, या इनमें से कोई नहीं। ग्लोबल इंडिया अवार्ड अभी दोस्त आपका एक टोरंटो महोत्सव हुआ, कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में। क्या बोलोगे? टोरंटो महोत्सव। टोरंटो महोत्सव कहाँ पर हुआ आपका? टोरंटो महोत्सव हुआ कनाडा में। सारे दोस्त बोलेंगे कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा में इनको ये अवार्ड मिला, कनाडा में इनको ये अवार्ड मिला। और कौन बनी? ये पहली पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति। किसकी? जानते हो सुधा मूर्ति कौन है? ऋषि सुनक की सास हैं ये। ऋषि सुनक जानते हो ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इनकी बुक्स एसएससी की फेवरेट बुक्स। ऐसे नहीं कि जब एसएससी तब से पूछने लग गई है जब से इनके जो दामाद वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए, नहीं। उनके प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले से, पिछले 5 वर्षों से एसएससी पूछ रही है इनको डॉलर बहू। क्या बोलोगे? 5 वर्षों से ही तो पूछ रही है, स्टैटिक जीके को भी। वाइज एंड अदरवाइज, क्या बोलोगे? वाइज एंड अदरवाइज। वाइज एंड अदरवाइज किसकी पुस्तक है? और तीसरा 3000 टांके। कभी कभी ये नाम अंग्रेजी में भी मिल जाता, 3000 स्टिचेस। क्या? 3000 स्टिचेस, 3000 टांके। क्या बोलोगे? ये तो बहुत ही पूछी है एसएससी ने। जैसे मैं कहता हूँ ना, दिल दे दिया हमने तुमको प्यार करके, ऐसी है गाना किसी और तरह से मतलब याद नहीं होता, मैं उल्टे सीधे भी गा देता हूँ गाने कई बार ऐसे। मतलब माइंड नहीं करना, कभी बोलो गुरुजी तुमको याद भी नहीं है। गाने याद नहीं होते मुझे, बाकी सब याद हो जाता है। ठीक है, सॉरी। इसमें एक वहीदा रहमान भी थी। वहीदा रहमान को क्या मिला भैया? इनको मिला आपका 53वां दादा साहेब फाल्के। क्या बोलोगे? 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला इनको। किस वर्ष में मिला आप बताएंगे? तो वर्ष आप कहेंगे भैया 2023 में मिला है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? भारत नहीं, इवन इस दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय ये होगा। क्या बोलोगे? भारत का पहला और साथ में क्या दुनिया का पहला होगा ये दोस्त। क्या होगा? ये दुनिया का पहला वाटर यूनिवर्सिटी होगा। और कहाँ खुलेगा? ये उत्तर प्रदेश में खुलेगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, जो हमीरपुर जिला है। किसमें? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्या बोलोगे? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। ठीक है। ऐसे ही पहला पशु शवदाह गृह। क्या बोलोगे? पशुओं के जो शव होते हैं उनको जलाने के लिए कहाँ पर दोस्त? लखनऊ उत्तर प्रदेश में पहला पशु शवदाह गृह, देश का पहला। श्री अन्न महोत्सव अभी आयोजित हुआ, अन्न महोत्सव। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? किस राज्य में? यूपी में। 3 दिन चला था। कितना? 3 दिन चला था। तीसरा आपसे पूछे, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ? रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आपका कहाँ पर हुआ दोस्त? लखनऊ में हुआ। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। कहाँ पर हुआ है? रन फॉर यूनिटी, ये भी कहाँ पर हुआ मित्र? आपका लखनऊ में हुआ है। हाल ही में किस राज्य में पारूमला पेरूनल उत्सव मनाया गया? उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट। हम करंट अफेयर्स में अभी हाल ही के उत्सव खत्म कर रहे हैं, फिर स्ट्रक्चर्स जैसे हम साथ में लेके चल रहे हैं, ऐसे ही में रिसेंट के करंट अफेयर्स के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, वो मैं दोस्त आप तक पहुंचा दूंगा सारे। असम, केरल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? क्या बोलोगे? पारूमला पेरूनल उत्सव कहाँ पर? केरल का है। ठीक है, और साथ में याद रख लेना केरल ही है जिसके सभी जिले में हॉलमार्क सेंटर खुले हैं। क्या? हॉलमार्क केंद्र वाला राज्य बन गया है। हॉलमार्क केंद्र वाला राज्य भी कौन बन गया है? आपका केरल बन गया है। साथ में याद रख लेना, यूनेस्को ने हाल ही में देश का प्रथम साहित्य शहर किसको घोषित किया है? साहित्य शहर किसको घोषित किया है? केरल के किस शहर को? तो आप कहेंगे कोझिकोड को। कोझिकोड केरल। क्या बोलोगे? कोझिकोड केरल जो है ये यूनेस्को का केरल का पहला साहित्य शहर घोषित हुआ है। क्या बोलोगे? साहित्य शहर घोषित हुआ। HYV की फुल फॉर्म दिल्ली पुलिस में भी पूछी। अच्छा, वो पैट में पूछी थी, उससे पहले दिल्ली पुलिस में भी पूछी होगी, क्योंकि सारी शिफ्ट मैंने देखी नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ दिल्ली पुलिस की शिफ्ट को। और मेरा काम यही होता है, रिसेंट का जो पेपर हुआ उसको बहुत अच्छे से देख लेना, कौन कौन से क्वेश्चन हुए, और दिल्ली पुलिस के सारे प्रश्न शायद अगले 3 से 4 दिन में मैं देख चुका हूँ और मुझे पता रहेगा कौन सा प्रश्न पूछा गया। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं। कुल रथों की संख्या 8 है, जिसमें से पंचरथ ये 5 है। बहुत बढ़िया। रोजगार विद अंकित सर का चेला नहीं है, ये चीला है। अगला प्रश्न है, त्रिशूर पूरम केरल राज्य का उत्सव किस भगवान को समर्पित है? केरल में एक उत्सव मनता है त्रिशूर पूरम। SSC ना जाने कितनी बार पूछ चुकी है। आज का इस क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं, और क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं 5000 बच्चों के आंसर का। उम्मीद करूंगा वो बच्चे तुरंत आंसर देंगे और तुरंत ये आंसर देके बताएंगे कहाँ पर मनता है, और बहुत अच्छे से सब दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। मिलेंगे सोमवार को, आप सब लोगों का इंतजार रहेगा सोमवार को। और सुनो कि पूछते हैं कि लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, कि लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, कि लोग पूछते हैं, फिर से सुनो, कि लोग पूछते हैं कितना टूटे हो तुम, क्या तुम्हें जोड़ दे हम? लोग पूछते हैं कि कितना टूटे हो तुम, क्या तुम्हें जोड़ दे हम? अरे कोई समझाओ उन्हें कि जोड़ा तो उन्हें जाता है जो टुकड़े हो जाता है, हम तो चूर चूर हुए हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं दोस्त सोमवार को, और 3 प्रैक्टिस सेट आप तैयार करके मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, लव यू ऑल।